ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि एक रैशनल कंज्यूमर, हम बार बार बात रैशनल की कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल का मतलब है जो दिमाग से सोच सकता है, ठीक है। रैशनल का मतलब होता है जो डिसीजन लेने के लिए, मतलब डिसीजन लेते टाइम सोच समझ के डिसीजन लेता है। सो ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन मतलब कि एक रैशनल कंज्यूमर कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी केस, यानी कि हम सिर्फ एक ही कमोडिटी है जिसका कंजम्पशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को अपनी लिमिटेड इनकम का बेस्ट यूज करना है तो कितनी यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड इनकम है, मैं चाहता हूं जी मेरा ना जो भी इनकम है उसमें बेस्ट पॉसिबल क्या मुझे मिल सकता है, तो उसको कितनी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली यूटिल्स को मेजर करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। यूटिल्स तो मैंने क्या बोला था, एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी यूनिट है। सो एक सॉल्यूशन ये है कि यूटिलिटी को पैसे से, यानी कि मनी से मेजर किया जाए। यूटिलिटी को मनी से मेजर किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी इज द वैल्यू दैट पीपल प्लेस ऑन देयर कंजम्पशन। यूटिलिटी इज द वैल्यू दैट पीपल प्लेस ऑन देयर कंजम्पशन, ठीक है। दैट इज एंड मार्जिनल यूटिलिटी becomes the money जो कि कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी लेने के लिए देना चाहेगा, ठीक है। सो यूटिलिटी क्या हो गई कि कोई आदमी किसी चीज को कितनी वैल्यू देता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, उसको जितने की वैल्यू मिल रहा है उसके लिए वो उतने ही पैसे देने को तैयार होगा। अगर मुझे किसी चीज की ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो मैं उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होऊंगा, किसी चीज की कम वैल्यू मिल रही है तो मैं उसके लिए कम पैसे देने को तैयार होऊंगा। इसका मतलब जितनी मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बंदे को, सामने वाले को पैसे देने को तैयार होऊंगा, ठीक है। सो हमारे एग्जाम्पल में जो अभी हमें क्रिस्प वाला टेबल देखा था हमने, अगर एक एक्स्ट्रा क्रिस्प के पैकेट के लिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि एक एक्स्ट्रा क्रिस्प का पैकेट से भी ये था, एक का कंजम्पशन है 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये कंजम्पशन था। अभी तक बात पैसों में आई नहीं थी, ठीक है। अब मान लो एक पैकेट के कंजम्पशन के लिए, एक पैकेट एक्स्ट्रा क्रिस्प के लिए मुझे 60 पेंस पैसा देना पड़ता है, मुझे 60 पेंस देना पड़ता है। तो मेरा मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे लिए उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई, 60 पेंस की हो गई। मेरे लिए एक पैकेट क्रिस्प की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई, 60 पेंस हो गई। सो एक रैशनल कंज्यूमर कितने पैकेट कंज्यूम करेगा, एक रैशनल कंज्यूमर कितने पैकेट्स कंज्यूम करेगा, ये हम जानना चाहते हैं। यहां पर ना हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, अब ये क्या होता है, देखो हर चीज के लिए एक प्राइस वो होता है जितना आप देने को तैयार हो, उससे ज्यादा तो आप दोगे नहीं, ठीक है ना। तो मैंने सोच रखा कि मैं इस चीज को खरीदने के लिए इतने तक पैसे देने को तैयार हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। और एक वो जो आपको एक्चुअल में देना पड़ा, ठीक है। एक तो वो जितना आप देने को तैयार थे और एक वो जितना आपको देना पड़ा। तो जितना उसका डिफरेंस हुआ ना, जितना आप देना चाहते थे और जितना आपको एक्चुअल में देना पड़ा, उस डिफरेंस को हम कहते हैं MCS, उसको हम कहते हैं MCS और मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस यानी कि मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, ये हुआ मार्जिन यूटिलिटी जितना आप देने को तैयार थे। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हर आदमी किसी भी चीज के लिए कितना पैसा देने को तैयार होता है, जितनी उसको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द प्राइस यू आर रेडी टू पे। बट
इसमें से P इज द प्राइस विच यू आर एक्चुअली पेइंग। मार्जिन यूटिलिटीज जितना आप पे करने को तैयार हैं, ठीक है, और P जितना एक्चुअल में आपने प्राइस पे किया है, ठीक है। चलो इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। रात का वक्त, हाफलोंग स्टेशन। वो कर रहा था इंतजार, आने वाली थी ट्रेन, पर चली आई बारिश। बच्चों की तरह खेलती हुई, आसमान का सीना चीरती हुई, हवा में पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे अपना होश को बैठे हो। और इस सब के बीच में प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अंधेरे में उसे कोई दिखाई दिया। हवा के झोंके ने उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़ा के उसके कंधे पर गिरा दिया। लड़की अचानक जैसे मोती बिखर गया। वो बोली, चाय? या फूल वाले डिजाइन के ग्लास में गरम चाय लिए मैं तेजी से दौड़ा, बस इतनी कि चाय गिरने ना पाए। जैसे मान लो एक सर्दी की सुबह है, जैन का मिड है, बारिश हो रही है, स्टेशन पर आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो और स्टेशन भी ऐसा है कि बहुत कम ट्रेन वहां पर आती हैं, तो आप चाहते हैं कि यार बस कहीं से एक चाय मिल जाए तो बस जीवन सफल हो जाए मेरा। तो सो नॉर्मली जैसे चाय एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए की होती है और आप सोचते हैं बस चाय मिल जाए, चाहे कोई ना 20 रुपए ले ले, ठीक है, कि मतलब ये सामने जो चाय वाला है ये अगर 20 रुपए मांगेगा ना तो भी मैं पी लूंगा, ठीक है। आपको सामने एक चाय की टपड़ी नजर आई, आपने पूछा तो उसने कहा जी 8 रुपए की है। तो अब यहां पर आपका जो मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या हुआ? 12 रुपए का। क्यों? मार्जिन यूटिलिटी कितनी थी? 20 रुपए, जो आप पे करने को तैयार थे। उसने कितने मांगे? 8 रुपए। तो आपको जो सरप्लस मिला वो क्या मिला? 12 रुपए का मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि जितना आप पे करने को तैयार थे लेस जितना आपको एक्चुअल में पे करना पड़ा। तो जो उसका डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टोटल कंज्यूमर सरप्लस। टोटल कंज्यूमर सरप्लस, देखो अगर मैं जितने भी मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मुझे मिल रहे हैं ना, सारे मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा टोटल कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की हैं उनसे कितनी यूटिलिटी मिली और आपने उस पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। टोटल आपको कितनी यूटिलिटी मिली, या हमारी यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं। टोटल जितनी यूटिलिटी मिली माइनस जितना आपने टोटल एक्सपेंडिचर पे किया उसके लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा कि आपने कितना प्राइस पर कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया, कितने प्राइस पर आपने कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया, दैट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। जैसे आपने देखा यार घर पे तो हम जो चाय पीते हैं ना, कम से कम इतना बड़ा कप भर के पीते हैं सुबह पहली चाय जो होती है। तो इसने क्या यार इतने से छोटे से जो था जो पेपर कप होता है उसके अंदर दे दिया, मजा ही नहीं आया। तो पहली चाय के लिए तो आप 20 रुपए देने को तैयार थे, आपको देने पड़े कितने? 8 रुपए। अभी ट्रेन आने में है टाइम, बट अब वो वाली डिजायर नहीं रही है, यानी कि अब आपकी डिजायर इतनी इंटेंस नहीं है कि आप कहोगे जी 20 रुपए देने को तैयार हूं मैं, ठीक है। उसके मतलब आप डबल प्राइस देने को तैयार हो जाएं, इतनी आपकी डिजायर इंटेंस नहीं है। दूसरे कप के लिए आपने सोचा कि अगर 15 रुपए भी कोई देने को तैयार हो ना, 15 रुपए में देने को तैयार हो तो भी आप पी लोगे, क्योंकि मान लो वो उसने एक चाय आपको दी और वो अपनी दुकान बंद की और जाने लगा। अब आपने देखा साथ में ही एक दूसरा भी है चाय वाला। अब आप सोच रहे हैं कि भाई दूसरा एक और कप पी लेता हूं, अभी तो टाइम है आने में, इतना क्या करूंगा बेला बैठ के। दूसरे कप के लिए अब आप 20 रुपए देने को तैयार नहीं है। अब आप कहते हैं कि जी मैं 15 रुपए तक देने को तैयार हूं, पर आपको देने तो अभी भी 8 रुपए हैं, ठीक है। एक स्टेशन पे दोनों चाय वाले सेम प्राइस पर बेच रहे थे, तो अभी भी आपके लिए 15 रुपए के बदले में आपको देने कितने पड़े? 8।
तो दूसरे कप का जो मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है, 15 माइनस 8, दैट इज 7 रुपए का। ठीक है, तो अब अगर दोनों कप्स का टोटल कंज्यूमर सरप्लस में देखूं तो पहले से आपको कितना मिला 12, दूसरे से क्या मिला 7, तो टोटल हो गया 19। या हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली 20 प्लस 15। ठीक है, आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, टोटल यूटिलिटी मिली आपको 20 प्लस 15। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 2 कप एट द रेट ऑफ 8, तो 35 में से 16 को कर लो माइनस, तो बाकी आपको जो 19 यूनिट्स हैं दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है ना, वो अपना कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर तब तक यूनिट्स खरीदता रहेगा, कंज्यूमर तब तक यूनिट्स खरीदता रहेगा जब तक उसे एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। यानी कि जब तक मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा होगी ना, मान लो 4 कप आप पी चुके हो, उसके बाद आपको लगता है आप तो चाहे सालों को 5 रुपए की देता हो ना चाहे, तो भी मैं ना पीऊं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब तक आपकी मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा थी, ठीक है, जब तक आपकी मार्जिन यूटिलिटी यानी यू आर रेडी टू पे द प्राइस मोर देन जो एक्चुअल में आपको पे करना पड़ रहा है, तब तक तो आपका कंज्यूमर सरप्लस जो होगा, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ता रहेगा। पर जैसे जैसे हम और ज्यादा खरीदते हैं तो हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है हमारी कम होती चली जाती है। तो वो हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कम पे करना चाहेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है, और मार्जिन यूटिलिटी इज द प्राइस जो कि आप पे करना चाहते हो। ठीक है, सो क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप कम पे करना चाहेंगे, एंड मार्जिन यूटिलिटी गिरती रहेगी जब तक कि मार्जिन यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी कम होती रहेगी जब तक कि मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं हो जाती। यानी जब एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस मिलना बंद हो जाएगा ना, तो वो एडिशनल यूनिट्स खरीदना भी बंद कर देगा। ठीक है, यानी कि अब कंज्यूमर का ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन आ गया है, यानी कि उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है मैक्सिमाइज हो गया है। और अगर इसके बियॉन्ड भी कंज्यूमर खरीदता रहता है, अगर इसके बाद भी कंज्यूमर खरीदता रहता है, तो क्या होगा, उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो होगी क्या हो जाएगी, प्राइस से कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चीज की जितनी वर्थ है उससे ज्यादा वो पे कर रहा है, और कोई भी रैशनल कंज्यूमर जितनी उसको वैल्यू मिल रही होती है उससे ज्यादा नॉर्मली पे करने को तैयार नहीं होता। और वो क्या चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो उसका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में चला जाएगा, जिससे उसका टोटल कंज्यूमर सरप्लस गिरना शुरू हो जाएगा। और कोई भी अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसका ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, जब उसका कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होगा। यानी जहां तक मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस 0 नहीं हो जाता ना, ठीक है, तब तक वो उस चीज का कंजम्पशन करता रहेगा। जैसे ही मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि MU इज इक्वल टू P है, इसका मतलब MCS क्या हो जाएगा, MU माइनस P विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब उसका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा तो वो उस चीज का कंजम्पशन फर्दर करना बंद कर देगा। ठीक है, चलो इसको ना एक ग्राफ से समझ लेते हैं। चलिए, एक ग्राफ है हमारे पास। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, मतलब ये किसी तान्या की बात हो रही है, उसको उसके पापा ने गाड़ी दे दी, अपने नाम पे गाड़ी लेके दी है, उसके नाम पे नहीं कि बेच देगी, वो अपने नाम पे गाड़ी लेके दी है। बस ये बोला है कि बेटा कमाओ और चलाओ। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल का करंट प्राइस क्या चल रहा था, 130, ठीक है, 130 पेंस पर लीटर। ठीक, 130 पेंस पर लीटर है, या 1.30 पाउंड्स पर लीटर है। सो
अगर सिर्फ इसको कुछ लीटर ही खरीदने हो, अगर मान लो प्राइस 1.30 है, अगर कुछ ही लीटर खरीदने हो, यानी कि ऐसी जगह जाना है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, भाई वैसे नॉर्मली वो गाड़ी नहीं चलाती, नॉर्मली से मेट्रो पे ट्रेवल करती है, अगर लंदन में है तो ट्यूब में ट्रेवल करती होगी, या मतलब कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ट्रेवल करती है नॉर्मली। बट कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो अवेलेबल नहीं होता है, या मान लो आपने किसी को डेट पे जाना हो तो चाहे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो आप पेट्रोल डलवाओगे। सो अगर पेट्रोल 1.60 पर लीटर भी हो तो भी वो देने को तैयार है, ठीक है। यानी कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी थोड़े से पेट्रोल के लेवल पे तो 1.60 की है, ठीक है। प्राइस कितना है 1.30, तो उसका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस कुछ लीटर के लिए कितना होगा 0.30 या 30 पेंस का होगा, ठीक है। 0.30 पाउंड्स या 30 पेंस का होगा। सो जैसे ही उसकी कंजम्पशन से 200 लीटर पर पहुंचती है, ठीक है, मंथ में 200 लीटर पर पहुंच जाती है, अब उसको लगता है नहीं मेरे पास इतने पैसे तो भाई नहीं होते हैं, तो मैं 200 लीटर का है तो अगर डेढ़ पाउंड तक का होगा, यानी 1.50 पाउंड पर लीटर का अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मैं खरीद सकती हूं। बट एक्चुअल में प्राइस तो 1.30 है, उसका अफोर्डेबिलिटी की बात है ना, कि वो इस टाइम पे 200 लीटर तक का पेट्रोल तो 1.5 पाउंड का भी पर लीटर होगा तभी वो खरीद लेगी। तो होता है ना, हर बंदे ने अपना एक बजट बनाया होता है कि मुझे इतना पैसे तक का मैं पेट्रोल डलवा सकता हूँ या डलवा सकती हूँ। अब एक्चुअल में अगर कम है तो ये जबरदस्ती थोड़ी कि हाँ जी फालतू की गेड़ियां मारते जाना है। तो 200 लीटर तक के कंजम्पशन पे वो जो है 1.50 का भी पे करने को तैयार है, क्योंकि डेट पर रोज थोड़ी जाना होता है, कुछ ट्रेवल लेस इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो अब 200 के कंजम्पशन लेवल पे जो मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज 20 पेंस का हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ता जाता है ऐसे ही 500 पे पहुंचते हैं, तो अब वो 10 पेंस मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि अब वो 500 लीटर का जो है 1.40 से पे करने को तैयार नहीं है। पर जैसे ही वो 900 लीटर पे पहुंच जाती है तो अब उसका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 0 हो चुका है, क्योंकि 1.30 वो पे करने को तैयार थी और 1.30 ही एक्चुअल में प्राइस है, यानी कि अब उसको कोई एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि उसका जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है वो मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। शी देयरफॉर बाइज 900 लीटर जब उसका मार्जिन यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगी, तो उसका टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, अब 0 से 900 तक है, तो हर लीटर का, अब ऐसा है ना, क्योंकि ये ग्राफ आपने देखा, ये मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब 0 पे उसका जो मार्जिन कंज्यूमर सरप्लस था 1 लीटर पे इतना था, 2 पे इतना था, 3 पे इतना था, 4 पे इतना था, इस तरह से जो टोटल 900 लीटर तक हर लीटर की एक वर्टिकल लाइन होगी जो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस 1.30 का डिफरेंस जो है वो उसका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो ये जो सारी की सारी वर्टिकल लाइंस होंगी इनके बीच की, ये सारी की सारी जो वर्टिकल लाइंस 900 वर्टिकल लाइंस का जो सम होगा दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। यानी हमारे केस में ये जो पिंक शेडेड एरिया है, पिंक शेडेड एरिया जो है दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें, अगर मान लो मैं इन जनरल बात करूं, टोटल कंज्यूमर सरप्लस वैसे होता क्या है, टोटल यूटिलिटी, टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर वो 900 लीटर खरीद रही है एट द प्राइस ऑफ 1.30, तो ये जो पोर्शन है दिस इज द अमाउंट शी इज एक्चुअली पेइंग, ठीक है। यानी दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने शेड किया है। अब अगर मैं टोटल यूटिलिटी निकालना चाहूं तो मार्जिन, किसी भी कर्व के नीचे का एरिया जो होता है ना,
मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व के नीचे का एरिया टोटल यूटिलिटी बताता है हमें। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के नीचे का जो एरिया है दैट गिव अस द टोटल यूटिलिटी। सो इसके नीचे का ये सारा एरिया जो है ये टोटल यूटिलिटी है। इस टोटल यूटिलिटी में से जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी ये वाला जो डबल शेडेड है इसको मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी पोर्शन जो ऊपर शेडेड वाला बचा है दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। दैट इज द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, सो टोटल कंज्यूमर सरप्लस को एक बार फिर दोबारा मैं बोलता हूं क्या होता है। इट इज द टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने किसी चीज की कंजम्पशन पे किया है। एंड टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल मार्जिन यूटिलिटीज। यानी जैसे 1 की मार्जिन यूटिलिटी ये थी, 2 की 2 लीटर की ये थी, 3 की ये थी, 4 की ये थी। 900 वर्टिकल लाइंस जो है ना ये मार्जिन यूटिलिटीज है। ठीक है, अब इनमें से 900 वर्टिकल लाइंस का जो सम हो गया ये टोटल यूटिलिटी हो गई। इनमें से जितना आपने टोटल एक्सपेंडिचर पे किया है यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये पे किया है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो दैट विल गिव मी द टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, चलो इस चीज को ना हम थोड़ा सा जनरल वे में समझ लेते हैं। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके किया है। सो जो मैंने अभी बताया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया है दैट गिव मी द टोटल यूटिलिटी। यानी कि एरिया 1 एंड 2 मिला के क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी। एरिया 1 एंड 2 मिला के क्या बन रहा है, टोटल यूटिलिटी इज एरिया 1 प्लस एरिया 2। ठीक है, और अगर सिर्फ मैं एरिया 1 को देखूं तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, P1 इंटू Q1। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, सो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी में करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 में से 1 को मैं माइनस कर दूं विच इज एरिया 1। ठीक है, 1 प्लस 2 में से 1 को मैं माइनस कर दूं यानी एरिया 1 प्लस एरिया 2 में से मैं एरिया 1 को माइनस कर दूं तो दैट विल गिव मी एरिया 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो एरिया 2 is the total consumer surplus. So again giving the definition, consumer surplus, it is the difference between the amount which you are willing to pay, that is sum of all margin utilities, and less the amount which you actually pay. ठीक है, यानी जितना आप पे करने को तैयार थे उसमें से जितना आपको एक्चुअल में पे करना पड़ा, जो डिफरेंस है दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड कर्व फॉर अ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी एंड द डिमांड कर्व फॉर ए गुड, किसी एक प्रोडक्ट का। ठीक है, देखो हमने कहा यूटिलिटी को मनी की टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी को मनी की टर्म में मेजर करते हैं ना, तो जो मार्जिन यूटिलिटी कर्व होता है ना वही डिमांड कर्व बन जाता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई? ठीक है, चलिए वाई एक्सिस पर मैंने मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी ली है। यहां मैंने मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस लिया है, यहां पर मैंने क्वांटिटी ली है। ठीक है, देखो जैसे ग्राफ में जब प्राइस P1 है, जब प्राइस P1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, P1। जब प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या है, P1 के बराबर है। ठीक है, प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, मार्जिन यूटिलिटी भी P1 है। अब जैसे ही प्राइस गिर के P2 होता है, जैसे प्राइस गिर के P2 होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बढ़ के Q1 से Q2 हो जाती है। ठीक है, और पॉइंट B, ये जो पॉइंट A से हमें बाद में क्या मिलता है, पॉइंट B मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट P2 से P3 होता है,
तो क्वांटिटी बढ़ के Q2 से Q3 हो जाती है और हमें तीसरा पॉइंट मिल जाता है। तो वैसे भी अगर देखें हम तो यही तो होता है कि किसी भी प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ती है और हर प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे होते हैं उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, हमें डिमांड कर्व मिलता है। ठीक है। सो जब भी कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमेशा मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा, प्राइस होगा। तो डिमांड कर्व जो होगा दैट विल बी सेम एज द मार्जिन यूटिलिटी कर्व, क्योंकि देखो ना हर कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कहां बनाएगा, जहां पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर होगी। यानी कि एक ये और एक ये, इन सभी पॉइंट्स पर वो कंजम्पशन करेगा। P1 के लेवल पे वो Q1 लेवल पे कंजम्पशन करेगा, P2 के लेवल पे वो Q2 लेवल पे कंजम्पशन करेगा और P3 के लेवल पे वो Q3 लेवल पे कंजम्पशन करेगा और इन्हीं पॉइंट्स पर उसका कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं यही हमारे डिमांड कर्व के पॉइंट्स होंगे। सो डिमांड कर्व विल बी द सेम लाइन एज द मार्जिन यूटिलिटी कर्व। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में इस तरह का कि आपको एक ना मार्जिन यूटिलिटी कर्व दिया होता है और आपसे पूछा होता है जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व क्या होगा। तो सिंपली क्या होगा, मार्जिन यूटिलिटी कर्व इटसेल्फ इज अ डिमांड कर्व अगर कंज्यूमर का जो है ऑप्टिमम लेवल जो है वो कंजम्पशन का है तो। ठीक, ये तो हो गया एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड कर्व। द मार्केट डिमांड कर्व, देखो मार्केट डिमांड कर्व जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है इज द मार्केट डिमांड कर्व। तो इसके लिए कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम शेप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, शेप ऑफ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व तो इलास्टिक या इनइलास्टिक कुछ भी हो सकता है। तो जिस रेट पर मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड कर्व इलास्टिक या इनइलास्टिक होगा। ठीक है, अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि किस रेट पे मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है। ये तो पता है कि मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होती है, प्रिंसिपल है मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, जो ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी लगातार कम होती जाती है। बट किस रेट पे कम होगी ये हमें नहीं पता है और जिस रेट पे कम होगी उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड कर्व इलास्टिक या इनइलास्टिक होगा। ठीक है, तो देखो अगर कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, अगर किसी कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा लोग दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका डिमांड कर्व क्या होगा, इलास्टिक होगा। डिमांड कर्व क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, और कंजम्पशन इंक्रीज होने के साथ साथ मार्जिन यूटिलिटी एक स्लो रेट से कम हो रही होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग एट अ स्लो रेट। ठीक है, क्योंकि देखो ना इसका कंजम्पशन बढ़ाने से सब्स्टिट्यूट का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा होगा। अगर हम इसका कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो सब्स्टिट्यूट का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा होगा और टोटल कंजम्पशन जो दोनों का सिर्फ थोड़ा ही बढ़ेगा। जो टोटल कंजम्पशन है ना दोनों का सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ेगा, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी जो होगी वो स्लो रेट से कम हो रही होगी। देखो दोबारा बोलता हूं मैं, जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, किसी चीज का प्राइस सपोज कम हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बढ़ाई, या प्राइस किसी चीज का बढ़ा, आपने उसकी क्वांटिटी कम की, तो अगर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या होगा कि अगर आप इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा उसका कंजम्पशन अपने आप कम कर देंगे उसका। तो इसका मतलब जो टोटल कंजम्पशन जो दोनों का इस प्रोडक्ट का और उसके सब्स्टिट्यूट का मिला के है वो टोटल कंजम्पशन जो है दोनों का सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ेगा। इसलिए जो मार्जिन यूटिलिटी होगी, क्योंकि जितना अगर टोटल कंजम्पशन कम रेट से बढ़ रहा है इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी जो है स्लो रेट से कम हो रही होगी। ठीक है, चलो जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोला की मार्जिन यूटिलिटी की बात करते हैं। कोला मतलब पेप्सी भी हो सकती है, कोक भी हो सकती है।
मान लो कोक और पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं। कोक ब्रांड के कोला की हाई प्राइस इलास्टिसिटी है क्योंकि पेप्सी इसका एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर कोक का प्राइस गिर जाता है, कोक का प्राइस गिर जाता है, ठीक है, तो कोक का कंजम्पशन क्या होगा, कोक की क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। अब कोक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी बट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोक इतना नहीं गिरेगी क्योंकि लोगों ने कोक का अगर कंजम्पशन बढ़ाया है तो पेप्सी का कम भी किया होगा ना। ये थोड़ी है कि जो फ्री में मिल रही है तो बस अंदर ही फेंकते जाओगे आप। लोगों ने अगर कोक का कंजम्पशन बढ़ाया है तो पेप्सी का कंजम्पशन भी कम किया होगा और हो सकता है कि टोटल कंजम्पशन ऑफ कोला थोड़ी बढ़ गई हो क्योंकि सस्ती हो गई है तो लोग ज्यादा पीना शुरू हो जाएंगे, बट टोटल कंजम्पशन सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ा है क्योंकि अगर एक का कंजम्पशन बढ़ा है तो दूसरे का कम भी हुआ होगा, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कोला जो है वो सिर्फ थोड़ी सी ही कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड का। देखो जैसे मैं कहता हूं एक टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कॉफी का जो प्राइस है, कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी या डिमांड ऑफ टी पर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी या डिमांड ऑफ टी पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखो कॉफी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, कॉफी की क्वांटिटी कम हुई तो टी की मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब लोग कॉफी के बदले में टी पीना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि अब लोग कम कॉफी पी रहे हैं तो उनकी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफी क्योंकि कम पी रहे हैं तो उनकी टी की डिमांड बढ़ जाएगी। किसी को हॉट ड्रिंक पीना है, देखो मैं अगर हैबिट्स वगैरह की बात करूं कि जितना मर्जी कॉफी का प्राइस बढ़ जाए मैं चाय नहीं पीऊंगा, वो बात अलग है। हम जनरल बात कर रहे हैं कि जिसको सिर्फ हॉट ड्रिंक से मतलब है, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो उसकी जगह टी पीना शुरू कर देगा। यानी कि अगर लोग कम कॉफी पी रहे हैं तो उनकी टी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि टी का अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो टी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टी का अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए टी की डिमांड में जो चेंज होगा ना वो डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। वो डिमांड कर्व को, टी का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे शिफ्ट क्यों होगा, ये मूवमेंट अलोंग क्यों नहीं होगा। मूवमेंट अलोंग अगर आपको याद हो तो वो तब होता था जब कमोडिटी का अपना प्राइस में चेंज आता है। कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज आता है ना तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। अगर किसी और चीज में चेंज आता है तो दैट इज अ शिफ्ट, दैट इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो क्योंकि कॉफी के प्राइस में इंक्रीज आया है और इससे जो टी की डिमांड में इंक्रीज आया है, ये टी की डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ना कि ये जो होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है, जब टी का अपना प्राइस जो है उसमें चेंज आया होता और उसके कॉरेस्पॉन्ड टी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया होता। यहां टी की डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आया टी का। ठीक, चलिए ये हमने बोल दिया कि मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी तो वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और वन कमोडिटी वर्जन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी।